अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में पंजे गाड़े हुए हैं और डॉक्टर्स जो हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं वो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाहियों की तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं और सलाम की यकीनन वो मुस्तहिक है, लेकिन उनकी जिंदगियां भी उतनी अहम हैं जितनी मरीजों की। तो डॉक्टर जो कनेक्शन है जिनका मरीजों से डायरेक्ट, उनको क्या एहतियाती तदाबीर ऐसे माहौल में इख्तियार करनी चाहिए, और इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ वर्चुअल क्लिनिक और टेली मेडिसिन का जो आजकल रिवाज आम हुआ है, ये कितना मददगार साबित हो रहा है मरीजों के इलाज के लिए, और कोरोना वायरस की वबा जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ये क्लिनिक्स जो हैं कितनी अफादियत अपनी कायम रख सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम अहमद रिजवी साहब। आप चेस्ट मेडिसिन के प्रोफेसर हैं JPMC कराची के और एक्स प्रेसिडेंट हैं कराची चेस्ट सोसाइटी के, और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर सुहेल अख्तर साहब। आप भी प्रोफेसर ऑफ चेस्ट मेडिसिन हैं और इंडस अस्पताल कराची के, जबकि एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नदीम अहमद रिजवी की सांझ मांगूंगा और आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप लोग फ्रंट लाइन पर किरदार अदा कर रहे हैं, मरीज आपके पास आते होंगे और ये भी नहीं पता कि कौन सा मरीज कोरोना का शिकार है कौन सा नहीं। आप लोगों को अपने तौर पर और तमाम डॉक्टर्स को क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल कही और ख़ास तौर पे एक सीनियर के मालिज के लिए बड़ा मुश्किल है कि ये फैसला कर ले कि कौन सा मरीज़ कोरोना का है और कौन सा किसी और मर्ज़ में मुब्तला है, क्योंकि तकरीबन सिम्टम्स जो होते हैं हर पेशेंट खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के साथ आता है, और आम तौर पे भी जो हम पेशेंट देखा करते थे वो तकरीबन इसी किस्म की अलामात के साथ आते थे। एक तो चीज़ जो हम कर रहे थे शुरू में कि पहले हम उनका बुखार चेक करते थे और बुखार ना हो तो फिर हम उनको देख लिया करते थे, लेकिन अब ये पता चला है वक्त के साथ साथ कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी होंगे जिनमें कोई अलामत नहीं होगी। तो ये एक नहायत ही मुश्किल फ़ैसला होता है कि किसको कोरोना है किसको नहीं है। लेकिन आइडियली मैं समझता हूँ कि हम जब पेशेंट हमसे अपॉइंटमेंट लें तो हम उससे पहले टेलीफोन पे एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स कर लें, बातचीत कर लें, ये देख लें कि उनमें कोई ऐसी अलामत या उनका वास्ता किसी ऐसे मरीज से तो नहीं पड़ा है या घर में कोई ऐसा मरीज तो नहीं जो कोरोना का है। तो इस तरह से हम कुछ अपनी बचत कर सकते हैं, और बाकी ये कि जितना प्रोटेक्टिव गेयर हम पहन सकते हैं क्लिनिक्स में वो हमें पहनना चाहिए। अच्छा डॉक्टर सुहेल साहब, जिस तरह का अभी कोरोना की वबा फैली हुई है तो ज़्यादातर फोकस जो है वो इस कोरोना पर ही है, इसके अलावा भी दीगर बीमारियों की वजह से लोग हलाकत का शिकार हो रहे हैं। ज़रा इसका आप बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद ऐसी है कि कोरोना के अलावा लोग बीमारियों से मर रहे हैं, और आपके पास इसके अलावा भी मरीज आते होंगे? आदाद व शुमार तो मेरा ख्याल है किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी उसी तरह है। शुगर की बीमारी कम नहीं हुई, एस्थमा कम नहीं हुआ, लाइफ गोज़ ऑन। तो हमारा अंदाज़ा है कि बीमार उसी तरह होंगे और उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की कंसल्टेशन की ज़रूरत उसी तरह होगी, बल्कि अब तो इसलिए भी कम ज़्यादा होगी कि हॉस्पिटल रिस्ट्रिक्ट हो गए, OPDs बहुत सारे अस्पतालों में बंद हो गई हैं, तो लोगों के पास अब जो अवेलेबल ऑप्शन थे वही कम हो गए। तो बीमारियां तो कम नहीं हुई होंगी, यकीनन कम नहीं हुई होंगी। अमवात के बारे में मैं नहीं कह सकता कि ज़्यादा हुई होंगी या कम हुई होंगी या उतनी हुई होंगी, लेकिन लाइफ अपार्ट फ्रॉम कोरोना, इलनेसेस अपार्ट फ्रॉम कोरोना शुड बी द सेम। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, कोरोना से एक बहुत मिलती जुलती बीमारी जो हमारे पास अक्सर आती है और सर्दियों के मौसम में ज़्यादा आती है, जिसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, बहुत मिलता जुलता इसी से, लेकिन उसमें शरह अमराज जो है वो 0.1% है और इसमें कम से कम 20 से 25% ज़्यादा अमवात हैं। तो यकीनन इसको हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे पास दवा भी मौजूद है, कुछ हद तक वैक्सीन भी मौजूद है जो कि कुछ हद तक अफादियत करती है। ये बिल्कुल नया वायरस है और इसके ख़िलाफ़ हमारे पास कोई ना दवा है ना कोई वैक्सीन है। तो हमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीरें और ख़ास तौर पे हेल्थ केयर वर्कर्स को लेनी पड़ेंगी। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर सुहेल ने अभी बताया कि OPDs जो हैं ज़्यादातर अस्पतालों की बंद हैं, तो अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि क्लिनिक्स खोलने की और OPDs खोलने की इजाज़त दी जाए, तो आपकी नज़र में कौन कौन सी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिनको इजाज़त देनी चाहिए फौरी तौर पर? देखिए, इजाज़त तो मेरे ख्याल है सबको ही होनी चाहिए है, लेकिन हमें जो ख़ास तौर पे वो जो स्पेशलिटीज़ जो कि इस किस्म के मरीज़ देख रहे हैं, यानी ENT वाले हुए, चेस्ट वाले हुए, तो उन्हें एक ट्रायल सिस्टम बनाना पड़ेगा, यानी कि मरीज़ के अंदर आने से पहले ही उसका मुआयना एक खुली जगह पे कर लिया जाए, और जब ये शुबा हो कि उसमें ऐसा है तो उसको बाहर जाके ही चेक कर लिया जाए, ताकि वो एक बंद कमरे में ना आए और लोगों को इन्फेक्ट ना करे, वेटिंग एरिया में ना करे। ऐसे लोगों को सबसे पहले हमें निपटाना चाहिए, क्योंकि जितनी देर वो वेटिंग एरिया में बैठेगा वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है।
तो ये भी हमें एहतियात करनी है कि उन्हें जैसे फ़ोन पे जब अपॉइंटमेंट लिया और हमें शुबा हुआ कि इसको हो सकता है, तो हमने उसको एक टाइम दिया, टाइम पे वो बाहर आएगा, वो आके इन्फॉर्म करेगा, हम बाहर जाके ही उसको चेक करेंगे कि जी इसको कोई ऐसी अलामत है या नहीं है, कोई टेस्ट कराना हो तो बाहर से ही कराया जाएगा। तो इस तरह से हम दूसरे मरीजों को भी बचा सकेंगे। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, आजकल मैं टेलीफोन पे बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन कर रहा हूँ, जैसे टेली मेडिसिन कह सकते हैं आप। तो जब मैं मरीजों को ये बात समझाता हूँ, वो कहते हैं जी कहाँ बैठे हैं, आपको दिखाना है। मैं कहता हूँ आपको बिला वजह आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको फ़ोन पे ही वो मशवरा दे देंगे जो आपको क्लिनिक पे। तो बहुत सारे आजकल मरीज जो है इस बात पे मुतमईन हो जाते हैं और वो जानते हैं कि उनको लग सकता है। अच्छा डॉक्टर सर साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लाखों की तादाद में ऐसे क्लिनिक्स हैं जो गली मोहल्लों में कायम हैं, और हमने देखा है कि अगर कोई मरीज आता है तो उसके साथ 1-2 तीमारदार भी साथ आते हैं। तो ऐसे अगर क्लिनिक को खुलने की फौरी तौर पर इजाज़त मिल जाती है तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो डॉक्टर उस क्लिनिक में बैठ रहा है और वो ऑनर है उस जगह का, तो उनको एहतियात करनी चाहिए? इसको इस तरह देखें कि ये कोरोना बिल्कुल एक नई चीज़ थी पूरी दुनिया के लिए, और लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, लोगों को, सोसाइटीज़ को, गवर्नमेंट्स को। तो शुरू में मैं अपनी मिसाल के तौर पे बताता हूँ, शुरू में हम सबकी तरह हमने भी क्लिनिक्स बंद कर दी, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई वगैरह। लेकिन हार्डली एक हफ्ता ही गुजरा था कि हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये कोई अच्छा तर्ज अमल नहीं है, आखिर को मरीज़ हैं वो कहाँ जाएंगे। तो बहुत सारे दोस्तों ने भी, हमने भी क्लिनिक शुरू कर दी। इसके लिए एक क्लियर कट SOPs होनी चाहिए, जो मैं आपको बताता हूँ, जो हमने कुछ थोड़ा सा डिवाइस किया। और उसके अलावा ये हर शख्स के अपनी उसके ऊपर है कि वो कितना इसको अडॉप्ट करता है या नहीं करता। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने आज से तकरीबन 10 रोज़ पहले इस पे हम लोगों ने एक डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया, और हमने दुनिया भर की प्रैक्टिसेस को देखते हुए, गाइडलाइंस को देखते हुए, सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखते हुए एक गाइडलाइंस बनाई। ये हमने इंटरनेट पे इशू की हैं। ये बेसिकली जनरल प्रैक्टिशनर्स और वो जो प्राइवेट क्लिनिक्स करते हैं उनके लिए हैं, और इसमें हमने तमाम उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। मसलन इनकरेजमेंट की है कि गैर ज़रूरी ना आए, आपको हल्का फुल्का प्रॉब्लम है या तो फ़ोन पर राय ले लें। देखिए जो ये सारी हम जो ये द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड एंड द वर्ल्ड विल बी डिफरेंट आफ्टर कोरोना। तो इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं जो आम हालात में हम सोच भी नहीं सकते। मसलन ये कि फ़ोन पे किसी को राय देना ये मतलब रिस्की होता है। आमतौर पे हम लोग वो दवा उसे लिखवाना, या चले व्हाट्सएप भी कर दें, लेकिन हमने उसे ना एग्जामिन किया ना कुछ किया, तो ये बड़ा रिस्की होता है। अपने नॉन पेशेंट के लिए आसान होता है, लेकिन बिल्कुल एक नए पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें मजबूरन करना पड़ रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि इन गाइडलाइंस में डिस्करेज किया गया कि आप खामखा ना आए अनलेस यू थिंक दैट यू हैव टू सी अ डॉक्टर। दूसरी चीज़ ये कि जब एक आ जाए और एक ज़ाहिर एक्सपोजर तो होगा, कितना फासला रखा जाए, डॉक्टर कौन सा मास्क किस वक्त पहने, जो डॉक्टर नदीम ने बताया सबसे पहले ट्रायाज कर दे। अगर कोई ऐसा लगे कि जनी इसको हो सकता है तो उसको हेल्थ सेंटर में भेज दे जहाँ पे कोरोना के केसेस देखे जाते हैं। हैंड वॉशिंग है, डिस्टेंसिंग है, वेटिंग रूम में डिस्टेंसिंग है, और इसके अलावा तमाम उन छोटी छोटी पॉइंट्स को लेकर इन गाइडलाइंस को एड्रेस किया गया है। और ये भी ऑब्वियस बात है, इसमें मिसाल के तौर पे एक चीज़ है, जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस को तो कोरोना भी ट्रांसमिटर्स हो सकते हैं जो कैरियर्स हैं, लेकिन अगर जैसे मैं चेस्ट मेडिसिन में, डॉक्टर नदीम चेस्ट मेडिसिन में, और ना भी हो जनरल प्रैक्टिस में तो खांसी नज़ला बुखार के अलावा 50% प्रैक्टिस मतलब कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर होती हैं डॉक्टर साहब? मैं आपसे ये ब्रेक के बाद जानना चाहूंगा, और खास तौर पर मरीज जो है वो टेलीमेडिसिन से कितना मुतमईन होता है, इस वाले से भी हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से जो डॉक्टर्स अपना क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं और कौन कौन से क्लिनिक्स खुल सकते हैं, और खुलने के बाद उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर सोहेल साहब ब्रेक से पहले हमको एहतियाती तदाबीर बताए। डॉक्टर साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा और खासतौर पर ये बताइएगा कि अगर लोग इन एहतियाती तदाबीर को देखना चाहें तो वो किस तरह इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। कुछ अवाम के लिए हिदायत हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर ना आए अशद ज़रूरत। जब पेशेंट एक क्लिनिक की इन्वायरमेंट के लिए यानी हिदायत हैं कि फासला रखा जाए, हाथ धोने का अमल रखा जाए, हर शख्स जो है, हर पेशेंट जो है वो मास्क पहन कर आए। इसके अलावा 2 तरह के पेशेंट्स आ सकते हैं, एक वो हैं जो नॉन कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये क्लिनिक्स हैं ही नहीं, यानी उनको डिस्करेज किया जाए कि आप जो डेजिग्नेटेड क्लिनिक्स हमारे। लेकिन बाई चांस हमारे कुछ दोस्त डॉक्टर ने बताया कि ऐसा हो गया कि जब वो क्लिनिक कर रहे थे
तो ड्यूरिंग कंसल्टेशन पता चला कि वो ये तो कोरोना हो सकता है, एक्सरे देखकर या उनके सिम्टम्स देखकर, और वो 2-4 मिनट हो चुके थे। तो उसका सेंसिबल वे आउट ये है कि कंसीडर एवरी पर्सन, मैं तो पेशेंट भी नहीं कहूँगा, एवरी पर्सन एज ए पॉसिबल कोरोना केस पेशेंट इन दीज टाइम्स, और अपनी प्रिकॉशन करके बैठे, यानी कि डॉक्टर्स के लिए जो है ना ये मास्क, बल्कि हर एक के लिए ये मास्क हर वक्त जरूरी है। इसके अलावा अपने हैंड वॉशिंग, कितना फासला रखा जाए, अगर हम लोग चेस्ट में ज़ाहिर ऑस्कल्टेशन करते हैं तो हम बैक से कर लें, थोड़ा सा अलग रख के, वगैरह वगैरह। तो ये सारी प्रिकॉशंस, और इसके बाद क्लिनिक के बाद फिर अपनी जो है ना लिनन है, अपने क्लिनिक की क्लीनिंग है, इनफैक्ट पहले क्लीनिंग, बाद में क्लीनिंग, और उसके बाद फिर आप जब घर जाएं तो आप अपने घर वालों के लिए रिस्क किस तरह ना बने, सीधे डॉक्टर नदीम सोहेल साहब ने तो घर तक जाने के बाद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ये बताइए। पीपीई किट के बारे में मैं आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा कि अगर डॉक्टर को ही जरूरत होती है या उस मरीज को जो वो आ रहा है, और डॉक्टर को किसी किसी की जरूरत है। ये देखिए, अब हमने भी ये रियलाइज किया, हम हमेशा से नज़ला जुकाम खांसी के पेशेंट देखते रहते थे, शायद हमने कोई प्रिकॉशन नहीं ली। आइडियली बाहर ही उनको एक मास्क प्रोवाइड कर दिया जाए कि वो पहन के आएँ। अगर एक ऑर्डिनरी मास्क भी वो भी पहने हुए और डॉक्टर भी पहने हुए है तो इससे फिर एक दूसरे को लगने के इम्कानात कम हो जाएंगे। तो ऐसा हर वो मरीज जिसमें कि इस किस्म की मिलती जुलती भी अलामत है तो उसे ये मास्क पहन के अंदर आना चाहिए, डॉक्टर भी मास्क पहने हुए होना चाहिए। अगर आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं तो मेक श्योर कि यू शुड बी रेगुलरली वॉशिंग। अब कुछ लोग ऐसे हैं जनरल प्रैक्टिशनर, उनके यहाँ हाथ धोने की भी फैसिलिटी नहीं है, तो फिर वो कोशिश करें कि बार बार ये ग्लव्स पहने, लेकिन ग्लव्स से आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है कि आपने पहन लिया, अब आप जो जी चाहे करें, फेस को हाथ ना लगाएं। डेलिबरेटली ये शुड बी कीपिंग दिस इन माइंड कि जी मैं चेहरे को चाहे खुजली भी होगी तो या तो मैं ग्लव्स चेंज करके करूंगा फेस पे या नहीं करूंगा। तो इस किस्म की एहतियातें करनी पड़ेगी। ये तो आम मरीजों की बात हुई कि जैसा कि कोई आम मरीज आता है, अगर डॉक्टर के पास ऐसा मरीज आता है उसकी तबीयत ज्यादा खराब है और डॉक्टर को ये पता चलता है कि वो कोरोना का पेशेंट है, तो डॉक्टर को क्या? बिल्कुल, ये एक थोड़ा सा है कि देखिए आपका वास्ता कितनी देर के लिए पड़ा है। अगर चंद मिनट के लिए यानी 1-2 मिनट के लिए पड़ा है तो शायद आपको ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपका वास्ता लंबे पड़ा है, जैसे कि वार्ड में दाखिल है और आपको विदाउट नोइंग कि आपने उससे एक लंबा इंटरव्यू किया, लंबा एग्जामिनेशन किया है, तो फिर आपको एहतियात करनी पड़ेगी, आपको क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा 14 दिन के लिए। इस दौरान अगर कोई अलामत आने लगे तो फिर अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। और डॉक्टर सोहेल साहब, जैसे कि हमने देखा है कि वर्चुअल क्लिनिक और टेलीमेडिसिन का डॉक्टर नदीम ने भी जिक्र किया, मार्टिन डाउ भी इस हवाले से फ्री क्लिनिक के हवाले से काम कर रहा है, तो ये कितने मौसर हैं? और कोरोना अगर खत्म हो जाता है उसके बाद भी आप समझते हैं कि इनका सिलसिला जारी रहेगा, कंटिन्यू करेंगे? मैं तो समझता हूँ टेली क्लिनिक ही नहीं बल्कि द वर्ल्ड विल बी डिफरेंट आफ्टर कोरोना। हम बहुत सारी नई चीज़ें देख चुके हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी और हमें लग रहा है तो बहुत आसानी से एप्लीकेबल हैं टेली क्लिनिक समेत। तो टेली क्लिनिक जैसे मैंने कहा आइडियल इस सेंस में नहीं है कि यू डोंट एग्जामिन द पेशेंट, और हमारी कम अज़ कम फील्ड के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारी स्पेशलिटीज़ ऐसे हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, डर्मेटोलॉजी है। इट्स मेनी पेशेंट्स इन डर्मेटोलॉजी इफ नॉट ऑल जस्ट हैव टू शो देयर लीजन्स, जो कि टेली क्लिनिक से हो सकता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, जहाँ तक हो सके मेरा ख्याल है हम में से बहुत सारे डॉक्टर्स टेली क्लिनिक की तरफ आ जाएंगे, पूरा नहीं तो कम से कम अपने क्लिनिक का कुछ हिस्सा। इसमें ट्रैवलिंग भी बच जाती है वगैरह, लेकिन जाहिर है इट कैन नॉट रिप्लेस कन्वेंशनल मेडिसिन। ये नहीं है कि ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, लेकिन बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करें डिस्टेंस के। मिसाल के तौर पर शक्कर से अगर पेशेंट है तो उसके लिए मेरे पास आना ज़रूरी है, मैं क्यों उसे टेली क्लिनिक में नहीं देख लेता, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सी इनोवेशन आएंगी मरीज किस हद तक। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि मैं अभी कर रहा हूं इस किस्म की चीज़, तो मुझे बहुत अंदाजा हुआ कि कुछ मरीजों को बेचारों को बहुत छोटी सी मालूमात करनी होती है, उसके लिए वो ऑल द वे लड़काना से घोटकी वगैरह से उठ के आते हैं, खर्चा अलग होता है, खर्चा अलग और टाइम वेस्ट पूरा दिन ज़्यादा होता है। अब वो यही पूछना चाह रहे हैं कि आपने 2 महीने के लिए दवा दी थी, क्या मैं कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। अब मैं वो दवा देख के बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि हाँ ज़रूरत है आपको, तो ये कोई ऐसा लंबा चौड़ा नहीं कि उस बेचारे को इतनी दूर आना पड़े। आई थिंक इसका हमें इतना अंदाजा नहीं हुआ। एक पहलू है जो प्राइवेट क्लिनिक्स करते हैं, जाहिर है हम लोग अगर पैसे के भूखे ना भी हों तो ये हमारी लिविंग है, तो इसमें एक दरमियान का रास्ता देखना पड़ेगा कि टेली क्लिनिक्स के जो लोग ऑप्ट करें कि हमने अब ज़्यादातर यही करना है, तो उनको एक मेथडोलॉजी भी अडॉप्ट करने की पेमेंट की क्या जरूरत हो सकती है मुस्तकबिल में, और आने वाले दिनों में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती है, इस पर मजीद भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में टेलीमेडिसिन और कोरोना की सूरत हाल में वर्चुअल क्लिनिक का मुस्तकबिल क्या, बात करते हैं और अपनी बीमारियां बताते हैं। तो टेलीमेडिसिन से क्या मरीज जो है वो मुतमईन है और उनके घर वाले जो हैं? देखिए, मेरा जहाँ तक जो अब तक हुआ है उससे मुझे लगा कि यस, मरीज मुतमईन हो रहे हैं। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वो ट्रैवलिंग से बच जाते हैं, पूरा दिन ट्रैवल करके वो हमारे पास आते हैं और वही बात जो हमें उन्हें बतानी थी वो हमने फ़ोन पे बता दी। और दूसरा सबसे बड़ा बात ये कि जब उनको कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आपको ज़ाती तौर पर दिखाना है, जब उनको ये बताया जाता है कि देखिए और मरीज़ कोरोना के आ सकते हैं जो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपको पहली एक बीमारी मौजूद है दमे की या सांस की, तो आपके लिए तो बड़ा ख़तरनाक चीज़ होगी, तो इससे वो काफ़ी हद तक फिर मुतमईन हो जाते हैं। तो इनके दो एडवांटेजेस हैं कि एक ट्रैवल बच जाता है और दूसरा ये हो जाता है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि अभी तो हम बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ टेली क्लिनिक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारे दोस्त कोलीग बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने तो ये पूरा सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है कि एक्सरे भी वो भेज सकते हैं हमें, इसी तरह से वो प्रिस्क्रिप्शन हम उनको लिख के उनके पास भेज सकते हैं। तो बहुत सारी इनोवेशन हो सकती है और इसको अब हमें करना पड़ेगा। डॉक्टर सोहेल साहब, जैसा कि डॉक्टर नदीम साहब ने फरमाया, अगर मरीज आने से पहले डॉक्टर से बात कर ले और आप उसको समझा दें कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर, अगर ज़रूरी है आना, तो वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं? हमारा अपना तजुर्बा ये रहा है कि पेशेंट को पहले से अगर बता दिया जाए तो वो ज़्यादातर तो उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनको लेकिन विजिट करना अगर लाजमी हो तो उनको सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि आप जो है ना अपने हाथ धोकर और मास्क पहन कर आइएगा और आप उतना वक्त गुजारिएगा क्लिनिक में जितना लाजमी हो। इंडस हॉस्पिटल में भी, जहाँ मैं चेस्ट मेडिसिन के डिपार्टमेंट में हूँ, हमने अपनी टेली क्लिनिक से शुरू की थी और हमें बड़ा खुशगवार ये एहसास हुआ कि इट वर्क्स वेरी वेल फॉर अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में ये बहुत एक कार आमद ये तरीक़ा इलाज होगा। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पीमा में आज से तकरीबन 6 हफ्ते पहले ये टेली क्लिनिक का आगाज़ कर दिया था। उसमें ये था कि कोई भी कॉल करता था, जनरल प्रैक्टिशनर बैठे होते थे, वो उनको जो भी हिदायत होती दे देते। अगर वो उनसे ज़रा ऊपर की बात होती थी, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती थी, तो तकरीबन 140 स्पेशलिस्ट ने तमाम फील्ड्स की मैं वॉलंटियर किया था, तो हम उनको रेफर कर देते, जिसमें मैं भी शामिल था, बहुत सारे लोग शामिल थे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सोहेल अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि प्रोफेसर नदीम अहमद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगले प्रोग्राम के लिए जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।